चार्ज इज रिक्वायर्ड। तो 12th क्वेश्चन में हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड पूछा है और गिवन इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है, 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव चेंजेस टू Mn2 प्लस। तो MnO4 नेगेटिव चेंजेस टू Mn2 प्लस। तो क्या हमने इस Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी सीखी थी कभी? नहीं आ रही हो तो बोलो, मैंने बताई थी सोल्यूशन चैप्टर पढ़ाते वक्त, नॉर्मलिटी पढ़ाते वक्त, फिर भी नहीं आ रही तो बोलो। तो +7 से +2 बनने के लिए इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स खाए क्या? बोलो। +7 से +2 बनने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स खाए, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या एक MnO4 नेगेटिव ने खाया या एक मोल MnO4 नेगेटिव ने खाया? सिंगल MnO4 नेगेटिव 5 इलेक्ट्रॉन खाता है सर, 1 मोल कहां से खा लेगा? एक आदमी ने 5 इलेक्ट्रॉन खाए हैं या एक दर्जन ने 5 इलेक्ट्रॉन खाए हैं? एक ने 5 खाया ना, तो एक दर्जन कितने खाएंगे? 5 दर्जन। तो 1 मोल ऑफ देम विल टेक 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स। तो आंसर आ गया हमारे पास। चार्ज कितना आ गया? 5 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी 5 फैराडे, क्योंकि हमें बढ़िया से याद है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हैविंग द चार्ज 1 फैराडे। तो अगर उसने 5 फैराडे कह दीजिए, या 5 इंटू 96500 या 487, 96487 वाला कोई सा भी लगा दीजिए। 14 का फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? फिर से इस बार चार्ज ही पूछा है, बस उसने लैंग्वेज राशि बदल दी। इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम्स। तो कूलम्स में तो सचमुच में चार्ज ही होता। अब आपके पास है कौन? 1 मोल FeO विच इज बीइंग गेटिंग कन्वर्टेड टू, बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट की तरह ही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा करता है। इस Fe की स्टेट कितनी? +2। और इस Fe की कितनी? तो +2 से +3 बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन खाने पड़ते हैं या निकालने पड़ते हैं? अब +2 से +3 बनने के लिए इलेक्ट्रॉन एक Fe को निकालना पड़ता है क्या? एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है? मैं गलत निकालना पड़ता, मैं गलत बोल गया हूँ। मैं कह रहा हूँ जो ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सॉरी, दोबारा सुनो। +2 से +3 बनने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है वो एक Fe को निकालना पड़ता है क्या? तो एक 1 मोल को एक इलेक्ट्रॉन, हाँ, तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन तो एक ही नहीं निकाला ना। अब आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखो, जो कंफ्यूजन है, 1 मोल FeO है या 1 मोल Fe2O3 है? बोलो भाई, आरोही जी, आशी जी, बोलिए 1 मोल FeO है या 1 मोल Fe2O3 है? क्वेश्चन देख के बताओ। तो इतना ही तो बोला 1 मोल FeO सारा का सारा Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया, ये तो नहीं बताया Fe2O3 कितना बना। तो 1 मोल FeO में Fe कितने हैं? 1 ही मोल है। और वो सब के सब +2 से क्या बन गए? समझ नहीं आ रही बात तो बोलो सर, हमें आ नहीं रही। भाई हमारे पास गिवन 1 मोल FeO है ना, उसमें Fe कितने हैं? 1 ही मोल है। सब +2 वाले हैं। बाद में वो कितने हो गए हमें मतलब नहीं है, क्या है क्या नहीं हो गया हमें मतलब नहीं है, हमें इतना पता बाद में वो सब +3 हो गए। तो +2 से +3 बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? इलेक्ट्रॉन लॉस्ट 1 मोल, या फिर चार्ज कितना? 1 फैराडे, या फिर 96500 कूलम्स, जिसे आप 96487 कूलम्स भी कह सकते हो। बोलो सार्थक जी, आया या नहीं? कंफ्यूजन क्या कर रहा था भाई? Fe2O3 हो गया, ये स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब कर रही है, यहाँ तो Fe1 था, यहाँ 2 हो गया। हमें इससे मतलब सिर्फ क्या देखना था? इससे में क्या देखना था कि आयरन की स्टेट क्या हो गई है। अब हमारी जेब में FeO कितने हैं? 1 मोल। उसमें Fe कितने हैं? वो भी 1 मोल ही Fe हो गए, क्योंकि फॉर्मूला FeO है। वो सब +2 वाले थे, उनसे पूछा क्या हाल है, कि हम सब +3 वाले बन चुके। तो 1 मोल Fe2 प्लस Fe3 बनने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? क्लियर टू एवरीवन और नॉट? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 हमने हालांकि कल सैटरडे को जाते हुए कर लिया था। क्या कहता है 16? करंट कितना पास किया आपने? 1.5 एम्पियर्स। हमने टाइम और एम्पियर की टर्म्स में कर दिया था, इसने थोड़ी सी बात घुमा दी है बस। कितना सिल्वर डिपॉजिट हो गया? एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर इज
108 एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर इज 108 सर। और AgNO3 में Ag पे क्या चार्ज होता है, स्पेशली मैंने इसी साइड पे लिख के दिखाया था पेज के। Ag पे चार्ज +1, जब एक स्टूडेंट कह रहे थे नहीं +3, तो n फैक्टर 1 हो गया अपॉन 96500। I की वैल्यू कितनी और टाइम कितना हमें नहीं पता, या पता, यही तो निकालना, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। सॉल्व करके टाइम आ जाएगा, आवर्स में आएगा या ईयर्स में आएगा, सिर्फ अग्रिम जी की आवाज चाहिए। गुड, हो गया एक पार्ट। फिर उसने आगे क्या पूछ लिया, व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक इज डिपॉजिटेड। तो क्या वो सीरीज में कनेक्टेड थे, और जब सीरीज में थे तो कौन सा लॉ लग जाएगा, नहीं लॉ का नाम पूछा मैंने, ये कौन सा लॉ लगाया हमने सॉल्व करने के लिए, अभी ये वाला तो फर्स्ट लॉ लगाया, अब हमें सेकंड लॉ लगाना होगा। सेकंड लॉ क्या कहता था, वेट ऑफ कॉपर अपॉन वेट ऑफ Ag अगर हम लिख रहे हैं तो यहाँ कौन आएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, यही तो था सेकंड लॉ। तो वेट ऑफ कॉपर दिया या निकालना है, वेट ऑफ Ag गिवन है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कितना, बोलो सर, लास्ट लेक्चर में बताया, कॉपर का एटॉमिक मास, अरे एटॉमिक मास की वैल्यू पूछ रहे थे आपसे, 63.5 लास्ट लेक्चर में दिया है मैंने जाते जाते आपको। और कॉपर सल्फेट है तो क्या चार्ज कॉपर पे, n फैक्टर से 2 हो गया। नीचे हमें सिल्वर का रखना था, तो सिल्वर का कितना ऊपर लिखा था, अभी ये लिखा ना 108/1। सॉल्व करके वेट ऑफ कॉपर इन लीटर आएगा या सेकंड्स आएगा। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, क्योंकि अभी जिंक का भी निकालना है, यहाँ Cu की जगह और ऐसे यहाँ जिंक रख देंगे, फिर से एज इट इज। फिर जिंक का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, 65.3 जिंक का एटॉमिक वाट होता है, 65.3 जिंक का, तो 65.3/2 करके उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 17 क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी 11th क्लास की NCERT की बुक में भी छपा हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में, और वहाँ पे मैंने बोला था इनसे सचमुच में गलती से छप गया, यहाँ पे छपना नहीं चाहिए। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स वगैरह टेबल 3.1 में से देख लो, ठीक है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, काम की बात सुनना, ये क्वेश्चन कभी पेपर में आया नहीं है, अगर आ जाए तो हमें किस तरह से बात को टैकल करना है वो ध्यान देने की है। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ करा रहा हूँ, बाकी पार्ट आपसे सब अपने आप हो जाएंगे, और नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे से पूछना दोबारा। प्रिडिक्ट इफ द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फिजिबल, फिजिबल मींस स्पॉन्टेनियस और नॉट। अब रिएक्शन किस चीज में कराने को कह रहा है, तो अब ध्यान दो, अगर Fe3+ और I नेगेटिव में रिएक्शन होती है तो आपका क्या कर रहा है, मन बनाने का प्रोडक्ट। मेरे को तो एटलीस्ट यही मन कर रहा है कि I नेगेटिव का तो मैं और कुछ बना नहीं पाऊंगा सिवाय किसके, तो इसने इलेक्ट्रॉन खाए या निकाले, I ने, तो इसने खाए, अब खा के क्या बनाऊं, वो कुछ नहीं करना, सिर्फ आयनिक फॉर्म में है। अब आपके मन में जो मुझे सुनाई दिया, लोग आपके मन में तो ये आया और मेरे मन में ये आया कि ऐसा भी तो हो सकता था इसको भरपेट खाने को मिल जाए और ये Fe3+ इलेक्ट्रॉन खा के Fe बन जाए। कोई स्टूडेंट ये भी कह सकता कि ऐसा भी तो हो सकता है +3 से +2 हुआ तो +3 से +1 भी बन जाए। तो +1 सुना क्या है कभी, तो Fe की आपने 3 ही स्टेट सुनी अब तक, आगे जाके डी ब्लॉक में क्या हो जाएगा पता नहीं, लेकिन आज तक तो यही 3 सुनी होंगी, ध्यान दो। तो इसलिए मेरे दिमाग में +1 आने वाला सीन तो है ही नहीं। अब इलेक्ट्रॉन खाने पे आया है अगर Fe3+, तो उसकी मर्जी वो +2 पे जाके रुके, उसकी मर्जी वो Fe पे जाके रुके। तो मुझे इनमें से कौन सी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी चेक करनी है, कैसे चेक करूं, तो 1 मिनट के लिए क्या ये साहब कैथोड है या एनोड है, मेरे भरोसे मत रहना, मैं गलत भी लिखा हो सकता है, मैंने पूरा चैप्टर में पढ़ा चुका आपको। +3 से +2 रहे यानी इलेक्ट्रॉन खा रहे हैं, यानी रिडक्शन, एंड रिडक्शन जिसका हो वो कैथोड, और ये दोनों कौन है, तो मुझे इसका E0 सेल अगर निकालना है, E0 सेल होता है हमेशा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, तो E0 कैथोड की जगह मैं ये लिखूं क्या रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है, माइक प्लीज बंद कर दीजिए, -E0 I क्या I2 I नेगेटिव, I2 I नेगेटिव, ठीक है, I2
आई नेगेटिव, ये हमें बनाना। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ूं तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए या नहीं? दिया क्या, दिया क्या, तो इसका मतलब टेबल से झांक लेंगे, टेबल से झांक लेंगे, ऐसी इसकी वैल्यू भी, और यहाँ वो वैल्यूज रख देंगे। अगर अगर पॉजिटिव आया तो क्या कह देंगे, स्पॉन्टेनियस, और नेगेटिव आया तो एग्रीड और नॉट। लेकिन जब मैं क्वेश्चन कर रहा था उस वक्त मान लीजिए पेपर में मेरे पास जब क्वेश्चन आया उसमें गिवन डेट के नाम पे आया ई नॉट एफ वी थ्री प्लस स्लैश एफ इज इक्वल टू जो भी कुछ आना था, मुझे नहीं पता, वैल्यू दी हुई आई थी, तो फिर तो मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा जो मैंने अभी किया। क्यों? अब मेरी बात समझ गए होंगे आप। अगर क्वेश्चन में, अगर न्यूमेरिकल जो पेपर में आया उसमें ये गिवन आया तो पहले आप डाटा देखेंगे जो प्रोवाइडेड है, टेबल तो आएगी नहीं वहाँ। ये दिया आया तो मैं ये वाली रिएक्शन लिखूंगा, बोलो सर आ रहा है या नहीं? और अगर ये वाली वैल्यू दी हुई आई, अगर ये वाली वैल्यू दी हुई आई तो, और ठीक इसके पैरेलल सेकंड का निकाल लोगे ई नॉट सेल, या निकाल के दिखाऊं? इस बार यहाँ ई नॉट एफ वी थ्री प्लस स्लैश एफ वी माइनस ई नॉट आई टू स्लैश आई नेगेटिव, और फिर से चेक कर लेंगे वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, और डिक्लेयर कर देंगे कि इट इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। यस और नो? तो हमें इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ 6-7 इंपॉर्टेंट केसेस करने हैं, हमारे पेपर में अगर आया करते हैं तो इन्हीं में से आते हैं। तो इनमें हमें कुछ तो केमिस्ट्री के लॉजिक समझने हैं और कुछ ट्रिक्स जहाँ पे एक्सेप्शंस बन रहे होंगे। तो क्या मैं मोल्टन NaCl को फ्यूज्ड NaCl कह सकता हूँ? केमिस्ट्री में फ्यूज का एक मतलब, हेलो, मोल्टन पिघला हुआ भी होता है, तो पिघले हुए NaCl में सिर्फ कौन होंगे? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे Na प्लस बीइंग एनायन कहाँ जाएगा? जल्दी बोलो, Na प्लस बीइंग एनायन, सही बोल रहा हूँ ना? तो बोलो ना सर, Na प्लस तो कैटायन है, और कैटायन जहाँ जाते हैं उसको वो क्या कहते हैं? तो Na प्लस बिना किसी लड़ाई झगड़े, बिना किसी कंपटीशन के कैथोड पे जाएगा, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, उसको खाए पिएगा और सॉलिड सोडियम बन जाएगा या नहीं? बोलिए। और एनोड पर बिना किसी कंपटीशन के कौन जाएगा? Cl नेगेटिव, वहाँ जाके इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और क्या बन जाएगा? Cl, लेकिन Cl तो एग्जिस्ट नहीं करता इंडिपेंडेंटली। तो हम क्या करेंगे, 2 Cl नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन Cl2 गैस, तो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl? बोलो, सोडियम एंड क्लोरीन गैस, या नहीं? सेकंड केस पे आइए। सेकंड केस इज एसिड्यूलेटेड वाटर। किसको कहें एसिड्यूलेटेड वाटर? जिस वाटर में थोड़ी सी एसिड मिलाई हो, और अगर आपको 10th क्लास अपनी याद हो अच्छे से, उसमें आप थोड़ी सी अल्कली भी मिला सकते हो वाटर में। और अगर हमारे बोर्ड के पेपर में डाइल्यूट H2SO4 आ जाए तो डाइल्यूट H2SO4 में पानी ज़्यादा या एसिड ज़्यादा? तो एसिड्यूलेटेड वाटर के केस में एसिड या अल्कलाइन वाटर में अल्कली क्यों मिलाया था वाटर में? कि इनफैक्ट हमें वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना था, और वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर वो प्योर है तो इसलिए हम उसमें थोड़ा सा एसिड या अल्कली मिला देते थे। दोनों में से कोई भी किस्सा हो, नहीं मुझे बोलना था, तीनों में से कोई भी किस्सा हो, तो कैथोड पर कौन कौन जाने के लिए लड़ेंगे? वाटर में कौन है कैटायन के नाम पे? H प्लस, और अगर मैंने एसिड मिला रखा तो एसिड में भी कौन है? हाँ या नहीं? एसिड में भी कौन है? तो क्या एल्कली डाला हो तो 1 मिनट के लिए हम वो भी कंफ्यूजन दूर कर लें, एल्कली में क्या NaOH डाला हुआ हो सकता? तो 1 मिनट के लिए मैं समझाने के लिए बोल देता हूँ, मेरे इस आर्टिकल में आगे काम आ जाएगा। और डाइल्यूट H2SO4 डाला तो एसिड का कौन? तो इसके और इसके केस में तो कोई इशू ही नहीं है, कैटायन के नाम पे सिर्फ कौन है? मानेंगे? लेकिन अगर अल्कलाइन वाटर हुआ तो Na प्लस भी हो सकता, KOH डाला तो K प्लस हो सकता। तो बताइए Na की शान Na प्लस बने रहने में है या Na बन जाने में है? बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव मेटल। तो वो क्या कहेगा H प्लस से, जा भाई तू ही जा, मैं तो Na प्लस बने रहने में ही खुश हूं, या नहीं? ये तो हमने फिलोसफिकल लैंग्वेज में बात कर दी, अभी केमिस्ट्री के टर्म्स में एक अगले आर्टिकल में कर लेंगे, वहां लिख के दिखा रहा हूँ। तो 2 H प्लस साहब कैथोड पे पहुंचे, 2 इलेक्ट्रॉन खाए और क्या बना दी?
तो हमने पढ़ा भी था वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से दो प्रोडक्ट मिलते हैं, क्या क्या, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस इन 1:8 बाय मास, नहीं याद है? अब एनोड पे क्या होगा, वहां जाने के लिए कौन कौन लड़ेगा? वाटर का तो OH नेगेटिव, एल्कलाइन वाटर का भी OH नेगेटिव, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, हाँ या नहीं? अब आगे समझा रहा हूँ कि क्यों होता है ऐसा। फिलहाल 1 मिनट के लिए मान लो कि जीत गया कौन, ठीक है? क्यों याद मान लो, हम तो नहीं मानते सर, तो हमें तो पता है ना वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ही मिलने वाली है। तो ऑक्सीजन गैस ऐसे मिले क्या, चेक करो बैलेंस है क्या नहीं है। ये वहां बीकर में जिसमें भी वेसल में इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा होगा, ये पानी तो उसी पानी में मिल जाएगा, वाटर है ना वहां अंदर तीनों ही केस में, और निकलता हुआ कौन महसूस होगा? अब इन्होंने क्या किया, बुक वालों ने एक नई प्रैक्टिस शुरू कर दी है हमारे सिर में दर्द करने के लिए। कहते हैं ये 4OH नेगेटिव और ये जो आप लिख रहे हो ना, या पहली रिएक्शन में जो H+ और OH नेगेटिव लिख रहे हो ना, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। हमने पूछा कैसे, कहता है ऐसी जबरदस्ती दादागिरी करते हुए कि इसमें ना आप दोनों साइड 2 OH नेगेटिव ऐड कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। हमने कहा क्या होगा, कहता कर दो 1 मिनट के लिए। हमने कहा चल कर देते हैं, ये कह रहा है, तो हमने 2 OH नेगेटिव ऐड कर दिए दोनों साइड। मैथ्स वालों की परमिशन से दोनों साइड सेम चीज तो ऐड की जा सकती है इक्वेशन में, या नहीं? रजत जैन जी हैं या नहीं? अब ये दोनों को ले मिलके क्या बन गए, +2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स, कुछ लोग कैथोड की रिएक्शन ये वाली लिखने के बजाय ये वाली लिखनी शुरू कर दी उन्होंने। तो ये तो बहुत मुश्किल पड़ रही है इसके मुकाबले, या नहीं? डायरेक्ट याद रखने में कन्वर्ट करना पड़े जैसे मैंने कन्वर्ट किया फिर तो कर देंगे, लेकिन डायरेक्ट याद रखने में तो दिक्कत होगी। बोला होगी या नहीं? तो इसलिए इसलिए हमें डायरेक्ट याद रखने की इक्वेशन को जरूरत नहीं है। हम और मैं खुद अपने पेपर्स में यही वाली लिख के आता हूँ, आज भी कोई पेपर देने जाऊँ तो ये मैं लिखता ही नहीं वहाँ। मैंने आपको क्यों सिखा दी कि कहीं देखने को मिल जाए तो कंफ्यूजन हो जाएगी जी हमें सर ने बताया नहीं था क्या है, ठीक है? अब इसी अंदाज में यहाँ सोचो, फिर बंदा क्या लिख सकता है उसी तरह से OH नेगेटिव हटाने हैं तो कि आप ना सर ऐसा करो, दोनों तरफ 4H+ ऐड कर दो। तो 4H+ अगर हम दोनों तरफ ऐड कर दें तो क्या ये किस्सा नहीं बन जाएगा? अब सोचो ये गले मिलके क्या करेंगे, 4 वाटर, और इधर कितने वाटर है? तो ये 2H2 इक्वेशन के उधर जाके उन्हें माइनस कर देंगे क्या, और माइनस करके क्या रह जाएगा उधर, 2H2O -4 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स O2 प्लस 4OH नेगेटिव। सोचो हाँ या नहीं? तो इसका मतलब इस ब्लैक वाली इक्वेशन को इस रेड वाली इक्वेशन की तरह भी लिखा जा सकता, लेकिन इसे डायरेक्ट याद रखना कुछ लोगों को मुश्किल पड़ सकता। तो हमने जो पहली लिखी थी वाली, आपको यहाँ तो वो भी मुश्किल है, तो थोड़ा सा तो याद रखना ही पड़ेगा सर, कोई से याद कर लो आप, दोनों सही है। H+ के केस में तो फिर भी बहुत सारे बुक्स वाले ये वाली लिख रहे हैं इसके बजाय, लेकिन OH के केस में तो ज़्यादातर सब ये वाली लिखनी शुरू कर दी। तो आप एक बार को ये भी लिखाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स इसमें भी पूरे मिल रहे होंगे, ठीक है? यहाँ आपका क्या आ जाएगा, 4H पॉजिटिव, क्लियर? अब ये सल्फेट वाली बात हवा में छोड़ दी ना मैंने, गोलमाल कर दी। अब गोलमाल के नाम पे ट्रिक क्या है, सल्फेट पे 2 नेगेटिव है, बोलो क्या आपने SO2 गैस सुनी है? SO2 नाम की कोई गैस कभी जिंदगी में सुनी है? पॉल्यूटेंट गैस के नाम पे आपकी 10th में 9th में आना शुरू 10th में आना शुरू हो गया था। आपने कभी ना कभी SO3 गैस भी सुनी होगी, सल्फर डाइऑक्साइड, नहीं तो क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में इनके स्ट्रक्चर्स की बात हुई थी, लुईस स्ट्रक्चर्स की। और क्या किसी बहादुर ने SO4 गैस भी सुनी है? बोलो भाई, नहीं सुनी तो नहीं सुनी कहने में शर्म आती है कि सर मैंने नहीं सुनी। मैंने थोड़ी कहा आपको याद आनी चाहिए, जब है ही नहीं तो सुनोगे कहाँ से? मैंने नहीं सुनी। तो अगर मैं SO4 से SO2 बनाता हूँ तो कुछ बैलेंसिंग का चक्कर पड़ेगा क्या? SO4 से SO3 बनाता हूँ तो भी बैलेंसिंग का चक्कर पड़ेगा क्या? मैंने कहा छोड़ो, याद करने की ट्रिक समझ आई कि OH नेगेटिव का तो चलो फिर भी बैलेंस कर आके मैं O2 बना दूंगा, सल्फेट का SO3 बनाने में तो बहुत दिक्कत पड़ रही होगी। मैंने कह दिया छोड़ो, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हमें, तो अभी पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री भी सर, थोड़ी देर में इसी चीज़ की यहीं की यहीं। थर्ड केस इंपॉर्टेंट,
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जरूरत पड़ रही होगी इसकी, कॉन्क H2SO4। या कोई बात नहीं, देखो कॉन्क H2SO4 में पानी कम है और एसिड ज़्यादा है, तो एसिड ज़्यादा है या कम है, कैटायन तो कौन होगा, पानी का भी He+ और कॉन्क H2SO4 का भी He+, यानी कैथोड की रिएक्शन तो ऊपर वाली ही होगी जो ऊपर थी, हाँ या नहीं। अब एनोड पे जाने के लिए कौन कौन लड़ेगा, पानी का OH- और कॉन्क H2SO4 का SO4 -। अब सल्फेट जैसे कॉम्प्लेक्स आयन का ऑक्सीडेशन कराने पे SO2 SO3 जैसा कुछ बनना चाहिए था, जो मुझे बनाना नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इस चक्कर में किसे जिता दिया था, किसे विनर कर दिया था, प्रूव कर दिया था भाई OH-, चल तू ही ऑक्सीडाइज हो जा। तो अब क्या करूं, सल्फेट का करूं या OH- का करूं, बोलो भाई, तो मन में तो आ रहा है OH- का ही कर दो। अगर मुझे OH- का ही करना, ये मेरे याद करने की ट्रिक है आर्टिकल को, 20 रुपए की, लेकिन याद होता है इससे। अगर OH- को ही करना था तो मुझे यहाँ अलग पढ़ाने की, अलग हेडिंग बनाने की जरूरत है, मैं यहीं पे क्या लगाता है स्लैश, बोलो नहीं पढ़ा सकता था, अलग हेडिंग बनाई, इसका मतलब कुछ अलग किस्सा होना, और अलग किस्सा फिर क्या करें, सल्फेट आयंस वहाँ वैसे ही बहुत होंगे क्योंकि कॉन्क H2SO4 है, और कॉन्क H2SO4 में सल्फेट आयन क्या कहने लगे कि जी हम तो नहीं OH- को मौका देंगे जब हम इतने सारे हैं, भीड़ है। तो 2 सल्फेट पे कितना नेगेटिव चार्ज होगा, 2 सल्फेट पे मिला के सोचो, एक सल्फेट पे -2 है तो 2 सल्फेट पे -4 हुआ ना। तो अब इसका कुछ नाम वाम लिखने की बारी आएगी जो मुझे पी ब्लॉक चैप्टर पढ़ते वक्त इस साल जरूरत पड़ रही होगी। तो मैं ज़रा सा वहाँ अगर मैं आपसे क्वेश्चन रेज करूँ आप मुझे बता सकें, तो उसके लिए हटके 1 मिनट के लिए यहाँ आ रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं, अगर आप थोड़ी भी शिद्दत के साथ 11th क्लास पढ़े हुए हैं, तो ये किसका फोटो है जो मैंने बोर्ड पे बनाया, सल्फ्यूरिक एसिड। इसके सामने अगर मिरर रख दें, मिरर, तो क्या इसकी मिरर इमेज ये होगी, बोलो। अब इस मिरर इमेज में अगर हम इससे बोलें कि देख तेरा हम ये H2 हटा रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं भगवान जाने हटा रहे हैं, तो क्या ये सीन बन जाएगा, यस और नो। अब जरा याद करके बताओ O सिंगल ऑन O को क्या कहते थे हमारे यहाँ, तो इसका नाम वहां से इन्फ्लुएंस होके उन्होंने रख दिया परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, क्या नाम रख दिया, परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसके दोनों H+ निकाल दो तो क्या बन जाएगा, परऑक्सो डाई सल्फेट आयन या नहीं, परऑक्सो डाई सल्फेट आयन कह सकते हैं क्या, बोलो भाई, परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड के 2 H+ हटा दें तो बच्चे को क्या गए, परऑक्सो डाई सल्फेट आयन। तब जरा ध्यान दो इधर क्या बना था हमारा, तो वो तो मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दिया। तो ये साहब कौन बन गए, परऑक्सो डाई सल्फेट या नहीं, बोलिए। लेकिन ये पढ़ के तो हमें कंफ्यूजन से करवा दिया आपने, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, इतने 3 केस आपने पढ़ाए, इसी में थोड़ी हौच-पौच मचा दी। तो हम ये सारी की सारी कहानी अभी टाइम मिला तो अभी, नहीं तो कल एक बार फिर से रिपीट करेंगे जब सारे केस डिस्कस हो जाएंगे उसके बाद सारे। तो 1 मिनट में हमारे पास एक जनरलाइजेशन निकल के आएगा, एक केस को छोड़ के, 2 केस को छोड़ के, बस वो 2 स्पेसिफिक हमें याद रखने पड़ेंगे और बाकी सारे हमारे दिमाग में लॉजिकली सेट बैठ जाएंगे। अब है इलेक्ट्रोलिसिस, हम करने जा रहे हैं एक्वस सिल्वर नाइट्रेट यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड, और हम करने जा रहे हैं एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। तो ये वाला केस आपने पहले भी किया है, कहाँ किया है ये वाला,
क्लास 10th में ही प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर आ गई थी। क्लास 10th में ही प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर आ गई थी, और उसमें अगर याद हो आपको, हम मोटा वाला इलेक्ट्रोड एक लेते थे जिससे के नीचे एनोड मड इकट्ठी होती थी, एनोड मड। तो यानी ये इम्प्योर कॉपर वाला, यानी इम्प्योर कॉपर वाला कॉपर एनोड है, और एक पतली सी वायर लेते थे प्योर कॉपर की। पतली सी वायर किसकी लेते थे? तो ये रॉड से मेटल एटम नीचे उतरते रहते थे, और इस पे मेटल आयंस जा जाके बैठते रहते थे। याद आ गया? तो वही तो किस्सा है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते थे एज इलेक्ट्रोलाइट। तो कैथोड और एनोड दो रिएक्शन हमें लिखनी है। तो इस सॉल्यूशन में कौन तैर रहा है? किसका सॉल्यूशन था ये? तो कॉपर की रॉड्स हैं क्या दोनों? कॉपर की दोनों रॉड्स हैं, एक इम्प्योर एक प्योर है, बस इतना फर्क है रॉड, लेकिन दोनों कॉपर की। और सॉल्यूशन किसका है? तो जिस मेटल के इलेक्ट्रोड्स हों, जो लेट आए वो सुनो ध्यान से, जिस मेटल के इलेक्ट्रोड्स हों, अगर उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन हो, तो जिस मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं, किसके इलेक्ट्रोड्स हैं? कॉपर के। क्या उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है? तो वही मेटल ऑक्सीडाइज होगा, वही मेटल रिड्यूस होगा। तो उसके थोड़े पर कैटायन के नाम पे कौन जाएंगे? Cu2+। पानी में से Cu2+ जा जाके इस पे डिपॉजिट होते थे, तभी तो रॉड मोटी होती चली जाती थी और हमारा प्योर कॉपर बढ़ता चला जाता था। तो वहां जाएंगे, इलेक्ट्रॉन खाएंगे और क्या बनेंगे? Cu। अब इस सॉल्यूशन में से जो कॉपर आयंस चले जाएंगे, उन्हें कंपनसेट करने के लिए इस रॉड से कॉपर आयंस, कॉपर एटम बन के नीचे आएंगे, तभी तो ये रॉड पतली होगी, तभी तो प्योरीफाई करोगे। इसको कम करते जाओ, इसको मोटा करते जाओ, तो प्योर कॉपर बढ़ता जा रहा है, प्योर कॉपर कम होता जा रहा है। तो यही मेटल ऑक्सीडाइज और यही मेटल रिड्यूस, क्या कैथोड एनोड की रिएक्शन एक सी है, बस रिवर्स हो गई। बोलो अजय राणा जी। अब सिल्वर नाइट्रेट में क्या होगा? AgNO3 में Ag+ आयंस हैं। जिस मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है क्या? जिस मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन है क्या? हाँ, उसी का है। तो Ag+ कैथोड पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन खाएंगे, डकारे लेंगे और सिल्वर मेटल में बदल जाएंगे, और एनोड पे क्या होगा? वही Ag रॉड से उतरकर Ag+ बनकर। जनरलाइजेशन समझ आया 4th 5th में या नहीं? ये तो आपने 10th क्लास में पढ़ लिया था। तो कॉपर में और सिल्वर में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा? जैसे यहाँ कॉपर के इलेक्ट्रोड थे और कॉपर आयंस थे, ऐसे यहाँ Ag का इलेक्ट्रोड है और Ag के आयंस है। तो मैंने ये तो ट्रिक सिखाई कि जिस मेटल का इलेक्ट्रोड हो, अगर उसी के आयंस हो, तो उसी ने रिड्यूस होना है, उसी ने ऑक्सीडाइज होना है। तो Ag+ रिड्यूस हो रहा है और Ag+ ही ऑक्सीडाइज हो रहा है। जैसे यहाँ Cu2+ रिड्यूस हो रहा है, यहाँ चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या करते हैं? फिर से एक्वस AgNO3 करते हैं यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड के बजाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो क्या बात बदल गई? तो अब इनर्ट इलेक्ट्रोड से क्या मतलब है? हमारे पैसे तो लग नहीं रहे। जब इनर्ट कह रहा है तो क्या करें? प्लेटिनम का ले लें। जब इनर्ट कह रहा है तो किसका ले लें? प्लेटिनम का ले लें। और प्लेटिनम का ले लें तो वो तो ऑक्सीडाइज रिड्यूस होना नहीं है। एक मिनट जी। तो अब जब ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रोड ने तो पार्टिसिपेट करना नहीं है, तो कैथोड पर जाने के लिए लड़ाई किस किस में होगी? Ag+ और H+ में या नहीं? Ag+ में और H+ में। अब यहाँ केमिस्ट्री शुरू होती है। अब ये बताओ दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? क्योंकि मुझे रिएक्टिविटी सीरीज याद आ गई होगी अपनी पढ़ाई हुई। हाइड्रोजन 0 है और उसके नीचे कौन है? तो उसका पॉजिटिव हुआ, तो ज्यादा किसका हुआ? Ag का। तो 1 विद हायर इज रिड्यूस्ड, यस और नो? अब एनोड पे जाने के लिए कौन कौन लड़ेगा? सिल्वर नाइट्रेट का NO3 और पानी का। अब फिर से मेरी ट्रिक काम कर रही है क्या? क्या हमने सुना है नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं? NO, N2O, NO2, N2O3, N2O5, N2O4। अब मुझे नहीं पता NO3 नेगेटिव को ऑक्सीडाइज करूं तो इनमें से कौन सा बनाना, और जो भी बनाने चलूं बैलेंसिंग में भी मुझे दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, चल भाई इस दिक्कत से बचने के लिए क्या करते हैं। लेकिन ये तो आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे। दिक्कत वाली बात कोई केमिस्ट्री थोड़ी होती है।
तो मेरे याद करने की ट्रिक है। मैं केमिस्ट्री में आ जाऊं तो क्या कह दूंगा, वन विद हायर इज रिड्यूस लगाया था क्या अभी, तो इसका हायर था इसलिए रिड्यूस हो गया। यहां क्या वन विद लोअर इज ऑक्सीडाइज्ड, जब वन विद हायर इज रिड्यूस है तो वन इज लोअर विद ऑक्सीडाइज होगा या नहीं। तो इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल, इन दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल लोअर जो है वो किसका होता होगा, बोलो भाई, तभी तो ये हो गया। जब हायर वाले का रिडक्शन होता है, ये लाइन तो याद है, तो लोअर वाले का क्या होता होगा। तो अगर मुझे इनकी E0 वैल्यूज देखने को मिल जाएं जो कहीं नहीं देखने को मिल रही ना, मैं देखना चाह रहा, कहां तक वैल्यूज याद करूंगा, तो मैं ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ ना। इसका मतलब अगर केमिस्ट्री में आना है तो क्या है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता होगा, बोलो, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता होगा, लो होता होगा, जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो लो होता होगा। और नहीं तो ट्रिक मेरे लिए क्या है कि मुझे NO3 नेगेटिव का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनाना नहीं आ रहा, वो तो दुनिया भर के ऑक्साइड्स बनाता है। तो अब मैंने पीछे छुड़ाया अपना, चलो छोड़ो OH नेगेटिव का कर लो। अब आया एक्वस कॉपर सल्फेट, ऊपर वाला किस्सा ही, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो मैं फिर से इनर्ट लिखूं या पैसे मेरे खर्च नहीं हो रहे, सिर्फ लिखना है, मैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिख दूं। तो फिर से क्या होगा, Cu2+ और H+ में लड़ाई होगी या नहीं, कैटायन के नाम पे। पानी के तो H+ कहेंगे, मैं कॉपर सल्फेट के Cu2+ कहेंगे, मैं किसको जिताऊं, जल्दी फंडा लिखा हुआ है यहाँ, इसलिए हमने किसको जिता दिया, कॉपर को। तो Cu2+ इलेक्ट्रॉन खा के क्या बन गए, Cu। अब लड़ाई किसमें हो रही होगी, एनोड के लिए, हाँ या नहीं, किसको जिताऊं, किसको जिताऊं, सल्फेट के तो पता नहीं, SO2 बनेगा, SO3 बनेगा, फिर से किसे जिता दूं, बताओ। नहीं आ रहा तो कहो कि जी हमें अब भी नहीं आ रहा सर। तो मैंने नंबर 2 में आपको क्या सिखा दिया, जहां कहीं NO3 नेगेटिव हो, SO4 2 नेगेटिव जैसे डरावने से हो, तो वहां इनका ऑक्सीडेशन मत कराइए, किसका करा दीजिए, इनके 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 कॉम्पिटिटिव OH नेगेटिव का, यस और नो, बस सिवाय सिवाय किस केस के, कॉन्क कॉन्क SO4 के, हाँ या नहीं, सिवाय किसके, कौन SO4 के। चलें अब लास्ट केस पे आ गए हम, एक्वस NaCl। एक्वस NaCl को क्या कहते हैं, 10th क्लास याद करो, क्या हमने उसे ब्राइन भी कहा था, कॉन्क एक्वस NaOH को। तो अब NaCl वाला केस टिपिकल है, खूब बढ़िया से हम खूब ज़्यादा सा टाइम लगाते हुए इस एपिसोड को कर रहे होंगे। अब यहाँ पर कैथोड के नाम पर किस किस में लड़ाई होगी, बोलो, कैटायन कौन कौन लड़ेगा। अगर H+ जाता है तो वो क्या कहेगा, मैं इलेक्ट्रॉन खा के H2 बनूंगा। इसकी जीरो वैल्यू मुझे पता है क्या, 0 वोल्ट होती है। और अगर एक बार को Na+ जाता है तो वो कहेगा मैं Na+ जाऊंगा, इलेक्ट्रॉन खाऊंगा और Na बनूंगा। इसकी जीरो वैल्यू मुझे याद नहीं है, आपको शायद याद नहीं है, लेकिन इतना तो याद होगा, नेगेटिव होती है। ये कैसे याद आया आपको, अगर मेरी ट्रिक याद आ रही हो। नहीं वो तो है ही, वो तो है ही, दूसरी ट्रिक बताओ क्या है जो ज़्यादा बढ़िया है। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बीच वाले हाइड्रोजन साहब 0 हैं, बीच वाले हाइड्रोजन साहब 0 हैं, और उसके ऊपर वाले सब नेगेटिव हैं, और सोडियम ऊपर वालों में है नीचे वालों में, हमारे नोट्स में, बुक्स में तो नीचे है, हमारी नोट्स में सब जगह ऊपर है, जिससे हमारी 10 से सिमेट्री बनी रही थी। अब वन विद हायर इज रिड्यूस सुनते आ रहे हैं क्या बचपन से, आज भी बोला था, वन विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल इज रिड्यूस्ड, देयरफॉर कौन रिड्यूस होगा, हाँ या नहीं, बोलो। ये विनर क्यों रहा, ये विनर क्यों रहा, बोलो, आ गया नहीं आ गया। अब एनोड पे फाइट शुरू होगी, एनोड पे कौन कौन जाएंगे, NaCl में पानी के OH नेगेटिव है और या नहीं है, तो अगर Cl नेगेटिव जाते हैं तो ये बनेगा, और अगर OH नेगेटिव जाते हैं तो मैं डायरेक्ट मार दूं अगर आपको याद हो, बोलो क्या लिखना था यहाँ पे,
4 ही था ना, नहीं भूल गए? देखो सर, भूल गए, अभी ताज़ा ताज़ा किया था हमने इसलिए। 4OH नेगेटिव, 2H2O माइनस, 4 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स O2 प्लस, मैं भी भूल गया, तो आपकी क्या गलती इतने बार लिखने के बाद भी। प्रोडक्ट क्या, हाँ या नहीं? तो इस बार कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? वन विद लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। हायर की जगह क्या कर दिया इज ऑक्सीडाइज्ड। तो इसका 1.23 वोल्ट्स है। ये दो वैल्यू याद रख सकते हो तो रट लो सर इस पूरे आर्टिकल के लिए। तो वन विद लोअर रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑक्सीडाइज, तो कौन ऑक्सीडाइज होना चाहिए? OH नेगेटिव। एक बार को OH नेगेटिव वाली भी लिख देता हूँ, इसे आजकल ये ऐसे लिखने लगे हैं, असली तो यही हो रही है। तो देयरफॉर क्या, देयरफॉर O2 should be formed at एनोड या नहीं? इन दोनों में लोअर वैल्यू कौन सी है? 1.23। और जब ये लोअर वैल्यू है तो ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? बट इट रिक्वायर्स ओवर पोटेंशियल, सिर्फ 2 मिनट और ले रहा हूं, ओवर पोटेंशियल जिसका कुछ लोगों ने नाम लिखा ओवर वोल्टेज। अब ये मेरे कोर्स से बाहर की लाइन है जो मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। क्यों हो रहा है सब? बीइंग काइनेटिकली, समझ आएगा अभी, नोट कर लो बस, अभी समझा रहा हूँ। सो Cl negative is oxidized to give Cl2। ये हो गया ना कुछ अजीब सा किस्सा सारा। तो याद है वो बचपन में कहानी खरगोश की और कछुए की रेस हुई थी? जीतना किसको था? जीतना किसको था? जीतना किसको था? खरगोश को। अब खरगोश जो था लेकिन आलसी था, बीच में आराम करने बैठ गया था, सो गया था, इसलिए कौन जीत गया? ये बताओ, इनका खरगोश जीत। तो क्या कहा गया, ये केमिस्ट्री का ऑब्जर्व्ड फैक्ट है, केमिस्ट्री फेल हो गई यहाँ के। दोनों में से कौन कम है? ये वाला कम है, तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए था? प्रोडक्ट होना चाहिए था O2, लेकिन पता चला O2 नहीं बन रहा, क्या बन रहा है इलेक्ट्रोड पे? तब कुछ तो गाना था इन्हें, कुछ तो कहानी ढूंढनी थी, तो इन्होंने क्या कह दिया कि ये जो OH नेगेटिव है ना, बड़ा सुस्त आदमी है। कहता अगर मुझे खींच के तुम्हें एनोड तक लेके जाना है तो एनोड पे वोल्टेज बढ़ाओ। समझ गए? तभी मैं उससे अट्रैक्ट हूंगा। हमने कहा कौन वोल्टेज बढ़ाए तेरे लिए, किसको जीतने दो। समझ आया? आपकी बुक में बस इतना लिखा है, इट रिक्वायर्स ओवर पोटेंशियल, देयरफॉर क्लोरीन इज द प्रोडक्ट, क्लोरीन गैस इज द प्रोडक्ट। अब वो ओवर पोटेंशियल क्यों चाहिए वो मैंने आपको अलग से बताया, वो कैसा है? काइनेटिकली स्लो है। बोलो आया कि नहीं? अब आपको जी हम तो बढ़िया से उड़ गए, आपने क्या कराया आज, हमें ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आया, ऊपर से डिस्टर्बेंस भी होता रहा आज। क्या करें फिर, क्या हो क्या रहा है? तो इतनी सी लाइन से मैं कल पूरे ये 6 के 6 केस रिवाइज कराऊंगा आपको, ठीक है? 7-8 जितने भी हैं शुरू के 10 मिनट में, और हमारा चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। इस स्पीड से आप अपना काम बढ़ा लेना। सिर्फ मैंने एक लाइन याद की हुई है जिससे मुझे पूरा आर्टिकल याद होता है। क्या है वो लाइन? और वो लाइन मुझे पिछले साल भी मैंने कई बार पढ़ाई थी, और इस साल भी मुझे कम से कम 3-4 बार और मिलेगी। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन से, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन से इंडस्ट्रियली, इंडस्ट्री वाले क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? अगर आपको 11th याद आ गई हो, 11th में था ये कई बार, वाटर चैप्टर में भी था और भी कई जगह आ रहा था, NH, और 10th में भी था, 10th में भी था इवन। सिर्फ इस लाइन से, अब टाइम ज़्यादा हो गया है, सिर्फ इस लाइन से मैं ये पूरा आर्टिकल जनरेट करके दिखाऊंगा आपको। मैं जब पढ़ा रहा था तो मेरे दिमाग में ये वाला लाइन चल रही थी सिर्फ, और उससे मैं पूरा आर्टिकल सुना रहा था आपको कि ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करके इंडस्ट्री वाले क्या बनाते हैं। तो इसका मतलब ब्राइन के इलेक्ट्रोलिसिस में Na+ को जिंदा रखना है या मार देना? क्योंकि अगर वो मर जाता तो वो तो सोडियम मेटल बन के उड़ जाता, भाग जाता। और इधर OH नेगेटिव को जिंदा रखना है या मार देना?
तो इसलिए बताओ, इसलिए मैंने वो एच नेगेटिव का ना मार के किसे मार दिया, और इसलिए प्रोडक्ट कौन बन गया। तो ये तो ट्रिक है, बाकी कल दोबारा से पूरा आर्टिकल करते हैं, फिर तो याद हो जाएगा।